ये दिसंबर की एक ठिठुरती शाम थी। चारों तरफ हो का आलमदारी था। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और कभी कभी आसमानी बिजली चमककर आसपास का इलाका पल भर के लिए रोशन कर देती थी। मौसम के आसार से लगता था कि जैसे अभी पल भर में मूसलाधार बारिश होने लगेगी। मैं किसी काम से शहर गया हुआ था और वापसी पर मुझे घर लौटने में देर हो चुकी थी। आज मेरी बेटी एलिया की सालगिरह थी। मैंने उसे तोहफे में देने के लिए एक खूबसूरत सी गुड़िया खरीदी थी। मैं तेजी से मोटरसाइकिल भगाए चला जा रहा था और जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था कि अचानक मोटरसाइकिल ने एक झटका खाया और एकदम रुक गई। मैंने दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहा, फिर उसका प्लग खोलकर साफ करके उसकी जगह पर लगाया और उसे दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। लेकिन बावजूद कोशिश के मोटरसाइकिल इस तरह हो गई जैसे कभी चली ही ना हो। मैं अभी इसी कोशिश में मसरूफ था कि अचानक आसमान से बारिश बरसने लगी। मैंने इस अचानक उफ्ताद से घबराकर जाए पनाह ढूंढने के लिए चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन इस बयाबान इलाके में मुझे कोई ऐसी जगह नजर नहीं आ रही थी जहां मैं बारिश से बचने के लिए पनाह ले सकूं। अभी मैं खड़ा यही सोच रहा था कि एक तरफ से धुआं सा चकराता हुआ मेरी जानिब बढ़ने लगा। मैं खौफजदा सी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। धुआं दायरे की शक्ल में चकराता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था और फिर देखते ही देखते उसने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। जैसे ही मैं उसकी लपेट में आया तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं एक घूमती हुई चक्की पे बैठ गया हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता धुएं ने मुझे एक तरफ धकेलना शुरू कर दिया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई नादीदा कुव्वत मुझे एक तरफ चलने पर मजबूर कर रही है। कुछ देर तक धुआं मुझे लिए हुए एक तरफ चलता रहा और फिर थोड़ी देर बाद अचानक गायब हो गया। जैसे ही वो गायब हुआ मैंने अपने आप को बयाबान और चटियल मैदान में खड़े पाया। चारों तरफ हैबतनाक सन्नाटा और वहशत छाई हुई थी। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रहा था। दूर मुझे सामने एक मकान दिखाई दिया। रात की तारीकी में वो यूं नजर आ रहा था जैसे कोई भयानक देव सर उठाए खड़ा हो। मरता क्या ना करता के मिस्ताक मैं उस मकान की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं उसकी जानिब बढ़ रहा था मकान के आसार वाज़े होते जा रहे थे। मैं कुछ देर बाद उसके करीब पहुंच गया। मकान काफ़ी खस्ता हाल दिखाई दे रहा था। उसका पलस्तर जगह जगह से उधड़ा हुआ था। उसके दोनों तरफ मीनार बने हुए थे जैसे पुराने मंदिरों के होते हैं। रात की तारीकी में उन मीनारों पर बैठे हुए गिद्ध माहौल को और भी दहशतनाक बना रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने हल्की हल्की आवाज़ें निकाली और फिर एकदम खामोश हो गए। सदियों की गर्दिश लैलो निहार के बाइस मकान का रंग सियाह पड़ चुका था जिसे देखकर हैबत तारी होती थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके सदर दरवाजे के नज़दीक पहुंच गया। मकान 2 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल था और दूसरी मंजिल से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। इससे अंदाज़ा होता था कि मकान में कोई ना कोई मौजूद है। मैंने हाथ उठाकर दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की तो जैसे ही मेरी नज़र दरवाजे की साइड पर लगी हुई एक तख्ती की तहरीर पर पड़ी तो मेरा हाथ उठे का उठा रह गया। तख्ती पर लिखा था, खुशामदीद, आपका सफ़र यहाँ ख़त्म होता है। मैं इस अजीबोगरीब तहरीर पर कुछ देर गौर करता रहा, लेकिन बावजूद कोशिश के मैं उन अल्फाज की वजह तस्मिया न समझ पाया। लिहाजा मैंने कंधे झटके और दोबारा दरवाज़ा खटखटा दिया। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मैंने जैसे ही दोबारा हाथ उठाया तो दरवाजे की दूसरी तरफ किसी के चलने की आवाज़ आई और फिर आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा एक चरचराहट से खुलने लगा। मैं धड़कते दिल के साथ दरवाजे की तरफ देखने लगा और फिर दरवाजे की दूसरी जानिब एक औरत ने बाहर की जानिब झांका। उस औरत के हाथ में एक पुरानी वज़ा का शमादान था जिसमें हर एक शमा रोशन थी। शमा की मध्यम रोशनी में उस औरत का चेहरा बहुत डरावना और भयानक लगा। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनाहट सी होती महसूस हुई। मैंने थूक निकलते हुए उस औरत की तरफ देखा और कहने लगा, मैं मुसाफिर हूँ और बारिश से बचने के लिए एक रात की पनाह चाहता हूँ। औरत ने पहले तो मुझे सर से पांव तक देखा और फिर आहिस्ता से सर हिला दिया और मुझे अंदर आने का इशारा करके मेरे लिए रास्ता छोड़ दिया। मैंने कदम बढ़ाए और अंदर दाखिल हो गया। औरत ने एक हाथ से दरवाज़ा बंद किया और मेरे आगे आगे चल पड़ी। ये एक तवील राहदारी थी जिसमें जा बजा मकड़ियों के जाले तने हुए थे और उसमें किसी कदर अंधेरा फैला हुआ था। मैं खौफजदा नज़रों से इधर उधर देखता हुआ
उस औरत के पीछे बढ़ता चला गया। कुछ देर बाद हम दोनों एक बड़े हालनुमा कमरे में दाखिल हो गए। ये एक बहुत बड़ा कमरा था जिसमें एक बड़े से आतिशदान में लकड़ियां जल रही थी। लकड़ियां चटकने की आवाज़ कमरे में एक अजीब सी आवाज़ पैदा कर रही थी। एक तरफ खाने की बड़ी सी मेज़ लगी हुई थी। मैं चारों तरफ नज़रें घुमाकर देख रहा था और जैसे ही मेरी नज़रें आतिशदान पर लगे हुए एक फ्रेम पर पड़ी तो मुझे अपना खून रगों में जमता हुआ महसूस हुआ। फ्रेम में एक औरत की तस्वीर बनी हुई थी जिसमें उसने एक कटा हुआ इंसानी बाजू उठाया हुआ था जिससे खून टपक रहा था, और औरत ने अपने दूसरे हाथ से 2 उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाया हुआ था। मैं वहशत ज़दा नज़रों से उसकी तरफ देखता रहा और उस तस्वीर के यहाँ लगाने का मकसद सोचने लगा। काफ़ी देर तक मगजमारी करने के बावजूद भी मैं नाकाम रहा। दूसरी तरफ औरत मेज़ पर खाना लगाने में मसरूफ़ थी। फिर उसने इशारा किया और मैं खाने की मेज़ की तरफ चल पड़ा। गरम गरम खाना देखकर मेरी भूख चमक उठी थी। पेट भरकर खाने के बाद नींद से मेरी आंखें बोझल होने लगी थी। औरत ने मेरी बंद होती आंखों को देखकर मुझे कुर्सी से पकड़कर उठाया और मुझे लेकर कमरे से निकल गई और एक दूसरे कमरे में ले जाकर एक बिछे हुए बिस्तर पर लिटा दिया। बिस्तर पर गिरते ही मुझे नींद ने आ लिया। अभी मुझे लेटे कुछ ही देर हुई थी कि मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हो। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं घबरा कर उठ बैठा और लपक कर दरवाजे की जानिब बढ़ा। नज़दीक जाकर मैंने ऊंची आवाज़ में पूछा, कौन है? मगर बाहर खामोशी छाई रही। मैंने कुछ देर इंतज़ार किया, फिर इसे अपना वहम ख्याल करके दोबारा बिस्तर पर आकर बैठ गया। कमरे में अचानक घुटन सी हो गई थी। शायद ऐसा बारिश थम जाने की वजह से हुआ हो या कोई और वजह हो। मैंने जहन पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, मगर उस वक्त गुस्ल करने की ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर गई थी। मैंने सोचा अगर इस वक्त गुस्ल कर लिया जाए तो थकान भी उतर जाएगी और गर्मी का एहसास भी कदरे कम हो जाएगा। ये सोचकर मैंने कमरे में गुस्ल खाना तलाश करना शुरू कर दिया। जल्द ही मुझे कमरे के कोने में एक बंद दरवाज़ा दिखाई दिया जिसकी बाहर से कुंडी लगी हुई थी। मैंने कुंडी खोली और हाथ के जोर से दरवाज़ा अंदर की जानिब धकेल दिया। बदबूदार हवा का शदीद झोंका मेरी नाक से टकराया। शायद उसे इस तरह बंद हुए सदियाँ गुजर चुकी थी। उसके अंदर नहाने के लिए एक बड़ा सा टब रखा हुआ था और एक जानिब वेस्टर्न टाइप का कमोड लगा हुआ था। टब पर फर्श से तकरीबन 3 फुट ऊपर एक नल लगा हुआ था। कमरे में जलने वाली शमा की मध्यम रोशनी गुस्ल खाने तक पहुंचने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैंने कपड़े उतारकर बिस्तर पर रखे और आहिस्ता से सीटी की धुन बजाता टब में घुस गया और फिर हाथ बढ़ाकर नल खोल दिया। टब में पानी की एक पतली सी धार गिरी। पानी लेकर मैंने अपने चेहरे और जिस्म पर मलना शुरू कर दिया। अभी मैंने आधे जिस्म पर ही पानी मला था कि मुझे जिस्म में ईंधन सी महसूस होने लगी। मैंने पानी हाथ में लेकर सूंघा तो मुझे उसमें से एक अजीब सी सड़ांध और बदबू महसूस हुई। पहले तो सोचा कि शायद काफ़ी अरसे से रुका हुआ पानी बदबू दे रहा हो, लेकिन जब मैंने शमा की रोशनी में आकर पानी को देखा तो दहशत से मेरी चीख निकल गई। मुझे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। ओह खुदाया, मेरा तमाम जिस्म इंसानी खून में नहाया हुआ था। जिसे मैं गदला पानी समझ रहा था वो इंसानी खून था। न जाने कौन बदनसीब उस चुड़ैल का शिकार बना था। आधी रात के वक्त इंसानी आबादी से दूर एक वीरान मकान में इंसानी खून से गुस्ल करने का तस्वुर ही रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी था। खौफ से मेरे बदन पर लर्जा तारी हो गया। मुझे रह रहकर उस डाइन का ख्याल आ रहा था जब वो मुझे भूखी नज़रों से देख रही थी। मैंने बिस्तर की चादर से अपने जिस्म पर लगा हुआ खून साफ किया और कपड़े पहनकर यहाँ से भागने की तदबीर सोचने लगा। अभी मैं यही सोच रहा था कि दरवाजे की जानिब एक बार फिर से आहट सुनाई दी और दरवाजे का ताला आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगा। मैं लपक कर उसकी तरफ बढ़ा और चिल्लाकर कहने लगा, कौन है? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मगर दूसरी तरफ फिर खामोशी छा गई थी। मैंने कमरे में रखी हुई चीज़ों को उठाकर दरवाजे के साथ लगाना शुरू कर दिया और इस तरह मैंने कम से कम दरवाजे की तरफ से ख़ुद को महफूज कर लिया। मेरा सारा जिस्म पसीने में शराबुर हो गया था। मैंने कपड़े से
اپنے چہرے سے پسینہ صاف کیا اور ہانپتا ہوا دوبارہ بستر پر بیٹھ گیا۔ ابھی میں پوری طرح سستا بھی نہیں پایا تھا کہ کمرے کی شمالی دیوار سے ٹھک ٹھک کی آواز سنائی دینے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی وزنی چیز سے دیوار میں سوراخ نکالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں سانس روک کے اس جانب دیکھنے لگا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے دیوار سے ایک اینٹ نکل کر کمرے میں آ گری اور اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ دوسری جانب شمع دکھائی دی اور وہی عورت جس نے مجھے پناہ دی تھی، اس کا مکرو چہرہ نظر آیا۔ اس کے پیچھے ایک اور سایہ نظر آیا مگر اندھیرے کی وجہ سے دکھائی نہ دے رہا تھا۔ میں نے اپنے بچاؤ کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑائی مگر بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں جلدی سے غسل خانے میں داخل ہو گیا تو مجھے ایک کونے میں روشن دان بنا ہوا نظر آیا۔ شاید وہ فالتو سامان وغیرہ رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ میں نے اچھل کر اس روشن دان کی کنگری کو پکڑا اور آہستہ آہستہ جسم کو اوپر کی جانب سرکانے لگا۔ روشن دان میں خلاصہ بنا ہوا تھا جس کے دوسری طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ادھر دوسری طرف سے اب کمرے میں ملی جلی آوازیں سنائی دینے لگی تھی اور پھر ایسا محسوس ہونے لگا جیسے مجھے کمرے میں تلاش کیا جا رہا ہو۔ اور پھر وہی عورت غسل خانے میں داخل ہو گئی۔ اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی تو وہ کلہاڑی لہراتی ہوئی میری جانب بڑھنے لگی اور کہنے لگی، نیچے اترو، تمہیں اس جگہ ٹھہرنے کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اس کے خوفناک دانت دیکھ کر میرا دم خشک ہو رہا تھا۔ میں نے روشن دان کے باہر بنے ہوئے خلا میں دیکھنے کی کوشش کی مگر باہر گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ادھر وہ چوڑے لبھی مجھے پکڑنے کے لیے اوپر چڑھ رہی تھی۔ میں نے آخری بار اس کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں ایک فیصلہ کرتے ہوئے خدا کا نام لے کر دوسری جانب چھلانگ لگا دی۔ اور پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں ایک تاریک کنویں میں گرتا جا رہا ہوں اور پھر ایک زوردار چھپاکے سے پانی میں جا گرا۔ پانی میں گرتے ہی میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے چاروں طرف نگاہ ڈالی تو اپنے آپ کو ایک گٹر لائن میں کھڑے پایا۔ یہ ایک 5 فٹ اونچی اور تقریباً 4 فٹ چوڑی گٹر لائن تھی جس میں اس وقت گھٹنوں تک پانی کھڑا تھا۔ اس ویرانے میں اس قدر بڑی گٹر لائن دیکھ کر میری عقل دنگ رہ گئی تھی۔ شاید کسی دور میں یہاں انسانی آبادی رہی ہو اور اس وقت یہ استعمال ہوتی ہو، مگر اب اس میں کھڑے ہوئے بدبودار پانی سے ثابت ہوتا تھا کہ اسے استعمال ہوئے صدیاں گزر چکی ہوں گی۔ بہرحال میں نے اس کی تاریخ پر غور کرنے کی بجائے اپنے بچاؤ کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ میرے چاروں طرف گھپ اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر اس طرف دیکھنے کی کوشش کی جہاں میں گرا تھا مگر وہاں مکمل تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ ایک طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ میرے اس طرح چلنے سے پانی میں چھپاک چھپاک کی آواز عجیب سا خوف طاری کر رہی تھی۔ میرے کپڑے پانی میں بری طرح بھیگ چکے تھے اور مجھے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے تیسے میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ میں نے اپنی ریڈیم رسٹ واچ پر وقت دیکھا تو رات کے 2:30 بجے تھے۔ مجھے اس قید خانے میں پھنسے پورے 5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ مجھے اپنی بیوی اور بچی کی یاد شدت سے ستا رہی تھی۔ پھر جیسے ہی میں ایک موڑ مڑا تو مجھے ایک ٹھوکر لگی۔ میں نے جھک کر اس چیز کو ٹٹولا تو خوف سے میری چیخ نکل گئی۔ میرے ہاتھ میں ایک انسانی کھوپڑی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے واپس پانی میں پھینک دیا اور آگے کی جانب تیزی سے بڑھنا شروع کر دیا۔ اور پھر نہ جانے میں نے کتنے موڑ مڑے ہوں گے، مجھے خود کچھ احساس نہیں رہا تھا۔ میں اس امید پر آگے کی جانب جائے جا رہا تھا کہ شاید کہیں سے باہر نکلنے کا راستہ مل جائے، مگر یہ گٹر لائن تو شیطان کی آنت کی طرح لمبی ہوتی جا رہی تھی اور آہستہ آہستہ اس میں گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی نادیدہ قوت دونوں ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ رہی ہو۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر دور، بہت دور، مجھے ایک جگنو سا چمکتا دکھائی دیا اور مجھے پھر ایک امید کی کرن نظر آنے لگی اور پھر میں دیوانہ وار اس کی طرف دوڑنے لگا۔ جیسے جیسے میں اس کی جانب بڑھتا گیا جگنو بڑا ہوتا گیا۔ نہ جانے میں نے کتنا فاصلہ طے کیا تھا کہ اب مجھے وہ روشن دان صاف نظر آنے لگا تھا جو دور سے جگنو کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے اپنے جسم میں ایک نیا حوصلہ پیدا ہوتا ہوا نظر آیا۔ وہ ایک بڑا سا روشن دان تھا جس سے ہلکی پھلکی روشنی اندر کی جانب آ رہی تھی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے نزدیک پہنچا اور اس کے سوراخ سے اپنی ناک لگا کر تازہ ہوا اپنے پھیپھڑوں میں بھرنے لگا۔
مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں مر کر دوبارہ زندہ ہوا ہوں۔ روشن دان کے نیچے لوہے کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں اور ان کا اختتام ایک لوہے کے چوکور ڈھکن پر ہوتا تھا۔ میں نے کچھ دیر رک کر اپنا سانس بحال کیا اور پھر سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر میں نے ہاتھ کا زور لگا کر ڈھکن باہر کی جانب دھکیلنا چاہا، مگر ڈھکن مضبوطی سے اپنی جگہ جما رہا۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر اپنے کندھے کا پورا زور لگا کر باہر کی جانب اچھال دیا۔ پورا زور لگانے سے ڈھکن اپنی جگہ سے ہلا اور اس میں تھوڑی سی جھری سی بن گئی، اور پھر دوسری بار کوشش کرنے سے ڈھکن باہر کی جانب جا گرا۔ میں نے جلدی سے اپنا سر باہر کی جانب نکالا تو باہر صبح کا ہلکا پھلکا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے کوشش کر کے اپنے جسم کو باہر نکالا تو اپنے آپ کو کھیتوں کے درمیان کھڑے پایا۔ مجھے یہ علاقہ جانا پہچانا محسوس ہوا۔ میں کئی بار اس علاقے سے گزر چکا تھا اور اس مکان کا دور دور تک کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ میرے کپڑے گٹر کے گندے پانی سے بری طرح بھیگے ہوئے تھے، مگر مجھے اپنے زندہ سلامت بچ جانے کی بہت خوشی تھی۔ میں نے کچھ دیر رک کر دھوپ میں کپڑے خشک کیے اور گھر کی جانب جانے والے راستے پر چل پڑا، جہاں میری بیوی اور بیٹی میری منتظر تھی۔